हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की क्लास ट्यूटोरियल पे। तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, जिसमें से आपका चल रहा है क्लास 10 का रियल नंबर। अभी शुरुआत हुआ है, 3 क्लास हो चुकी हैं, आज हमारा चौथा क्लास है। तो 3 क्लासों में आप लोगों ने देखा कि रियल नंबर की उत्पत्ति होती कहाँ से है। फिर उत्पत्ति के बाद आप लोगों ने विभाज्यता पढ़ा। विभाज्यता के बाद बात आती थी, आपने यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ा। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा से क्या बात निकल के आई थी कि आपके पास उन्होंने देखो डिवीज़न विधि को कैसे वेरीफाई किया, कैसे आपने उसको जाना कि किस प्रकार से क्या चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने यह बताया कि जब आप किसी पॉजिटिव नंबर को किसी पॉजिटिव नंबर से भाग देते हो तो आपके पास कुछ भागफल आता है और कुछ रिमाइंडर आता है। तो जब भागफल और रिमाइंडर आते हैं तो वह क्या क्या होते हैं, तो वहाँ से चारों में संबंध बताया उन्होंने। क्या बताया कि ए बराबर, यानी जो आपका नंबर होता है जो जिसमें आप भाग देते हो उसे आप भाज्य बोलते हो, उसको आपने ए से प्रदर्शित किया था। तो ए बराबर आया था आपका बी क्यू प्लस का आर। यहाँ तो बात क्लियर हुई थी। यहाँ के बाद बात आती है कि आप ए प्लस बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में जो आर होता है वह निश्चित होता है। क्या होता है? जो आर का मान होता है वह क्या होता है, एक तरह से निश्चित रूप होता है उसका। तो जैसे आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को किसी पॉजिटिव नंबर से भाग देते हो, किसी पॉजिटिव इंटीजर को किसी पॉजिटिव नंबर से भाग देते हो तो वहाँ से क्यू आपका भागफल आता है और रिमाइंडर आपका शेषफल आता है, ये रिमाइंडर आ आता है। बात क्लियर हुई। तो इन्हीं चारों में आप लोगों ने संबंध देखा था। क्या देखा था? ए बराबर आपने देखा था बी क्यू प्लस का, यह बात क्लियर हुई थी। तो बी क्यू प्लस का आर किस तरह से आया था, जब आप किसी पॉजिटिव, यहाँ देखो ईडीएल बोले तो यूक्लिड डिवीजन लेना, यूक्लिड डिवीजन लेना। तो उन्होंने केवल क्या किया था, पॉजिटिव नंबर पे ही बात किया था। पॉजिटिव नंबर पे ही उन्होंने क्या किया था, बात किया है। तो पॉजिटिव नंबर होने के नाते आप क्या होता है, पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से भाग दोगे तो पॉजिटिव आपका क्या होगा, क्वोशिएंट होगा, यानी भागफल होगा। और जो भी पॉजिटिव होगा यानी 0 होगा, या तो अगला नंबर पॉजिटिव में आएगा। तो आर का मान यहाँ से निश्चित होता है। क्या निश्चित होता है? जब किसी पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से भाग देते हो तो जो आर होता है या तो वह 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। आप लोगों ने वहाँ पे निष्कर्ष निकाला था किस प्रकार से आया था। तो यहाँ से तो बात क्लियर आई थी। जब यहाँ तक बात क्लियर हुई तो आप लोगों ने यहाँ से एक सवाल बनता है। क्या बनता है कि क्या बनता है, मान लेते हैं आपको क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन यह बनेगा कि आप बताओ कि क्या बताओ कि जो आपका सम संख्या होती है, दर्शाइए कि जो सम संख्या होती है उसको 2m के रूप में लिख सकते हैं, जो विषम संख्या होती है उसको 2m प्लस n के 1 के रूप में लिख सकते हैं। क्या? जो आपकी सम संख्या होती है उसको आप 2m के रूप में लिख सकते हैं, और जो आपकी विषम संख्या निकल के आती है, कौन सी संख्या, विषम संख्या जो निकल के आती है उसको 2m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। यह बात आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, यानी आपके बालाजी का ही दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि दर्शाइए कि 2m में क्या है, पॉजिटिव है, मतलब सम संख्या है, और जो 2m प्लस 1 है वह क्या है, एक विषम संख्या है। तो वहाँ पे जो m होता है, यहाँ पे m क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है। क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो या पॉजिटिव नंबर बोल सकते हो। तो पॉजिटिव नंबर क्या हो सकते हैं, m के मान, m के मान 1 2 3 4 डॉट डॉट क्या है, कुछ भी रख सकते हो। 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, इनफाइनाइट। यानी इस सभी मान को अगर आप इसमें रखोगे, यानी m के स्थान पे रखोगे, तो यह जो भी मान वहाँ पे रखोगे तो आपको सम देगा। अगर इस वाले पद में रखोगे यानी 2m प्लस 1 में रखोगे तो यहाँ से जो भी मान निकलेंगे वह क्या निकलेंगे, विषम में निकलेंगे। यानी यहाँ भी आप रखोगे तो यह आपको सम देगा m बराबर, जब यहाँ भी आप लोग रखोगे तो यहाँ से बातें मिलने लगेंगी विषम। यही आपको बताना था कि 2m जो होता है वह क्या होता है, सम पद होता है। जो 2m प्लस 1 होता है वह क्या होता है, विषम पद होता है। तो आगे बात आई थी आपकी, फिर आगे बात चलती है आपकी कौन सी, तो देखो भाई टॉपिक को पढ़ते चलो, फिर क्वेश्चन को हम लास्ट में कवर करते चलेंगे ना।
तो देखो टॉपिक पढ़ते चलो। अगली टॉपिक आती है आपकी यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखो भाई यहाँ से बात आई थी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखो यहाँ पे एल्गोरिथम की क्या बात आई, यानी एल्गोरिथम होता क्या है, बात को समझो। यानी एल्गोरिथम का अर्थ ही यही होता है कि जब आप किसी कार्य को स्टेप बाय स्टेप करते हो, जैसे आपके पास है कोई भी काम करना होगा तो उससे कई स्टेप बनते हैं ना। जैसे आपको घर पे कुछ आइटम बनाना है या कुछ करना है तो उसमें पहला क्या स्टेप होगा, दूसरा क्या स्टेप होगा, तीसरा क्या स्टेप होगा, यानी उस स्टेप के द्वारा वह कार्य क्या होता है पूरी तरह से संपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है, यानी आपको रिजल्ट निकल के आता है क्या आपको प्राप्त करना था। बात ये हुई। तो एल्गोरिथम का अर्थ वही होता है। अब यूक्लिड डिवीजन यानी यूक्लिड तो वैज्ञानिक जी हैं और विभाजन आपने विभाज्यता का नियम पढ़ा, फिर एल्गोरिथम बोले तो स्टेप बाय स्टेप। देखो भाई जब किसी पॉजिटिव नंबर को क्या करते हो, जब किसी पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो वहाँ से इन्होंने बात बताया था क्या कि यह सब बातें एचसीएफ के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत? एचसीएफ के अंतर्गत, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बोलो भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यानी एचसीएफ को आप लोगों ने बचपन से ही जाना है कि एचसीएफ निकलता कैसे है, जब एक नंबर को दूसरे नंबर से तब तक भाग देती हैं जब तक कि आपका शेषफल 0 नहीं प्राप्त हो जाता। तो देखो एचसीएफ को ज्ञात करने के लिए उन्होंने बताया क्या कि मान लेते हैं आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर ए है। यूक्लिड जी ने कहा, क्या कहा, जब आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर ए है तो उसको बी से डिवाइड करोगे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब चलोगे तो क्या बात आती है, बी से भाग देते हो ए में, मान लेते हैं क्यू बन जाती है और शेषफल आता है आर। बात क्लियर? तो जब बात क्लियर हुई तो उन्होंने कहा कि आपने एक स्टेप यहाँ पे पूरा किया तो इस वाले स्टेप को आप लिखोगे क्या, यहाँ से आप लिखोगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहती क्या है कि यहाँ से a बराबर आता है, किसके बराबर, a बराबर बी क्यू प्लस का आर। बात समझो भाई थोड़ी सी। अब आप करोगे क्या, अब आपकी अभी आपका शेषफल 0 नहीं आया। जब आपका शेषफल 0 नहीं आया तो यहाँ से एक बात और भाग देते हो ना, जब भाग दोगे तो r अब जो होगा वह b का काम करेगा और जो बीच में आता है b वह e का काम करने लगेगा। अब मान लेते हैं आपका भागफल का आता है Q1 आता है और रिमाइंडर क्या आने लगता है, R1 आने लगता है। बात समझ में आई? तो जब बात समझ में आई तो इस वाली पोजीशन को फिर वही यूक्लिड डिवीजन लेमा से, इस वाली पोजीशन को फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा से, जब यूक्लिड डिवीजन लेमा से इसको दर्शाना होगा तो अब यहाँ ए का काम क्या कर रहा है, अब यहाँ पे ए बी है, क्या है, अब यहाँ पे लिखोगे आप ना b बराबर RQ1, क्या लिखोगे, RQ1 प्लस R1। बात समझ में आई? वही बात है कि अब यहाँ पे b जो है a बन गया और r क्या बन गया, b बन गया, जो q है वह Q1 बन गया, जो r है वह R1 बन गया। तो यहाँ से अगला समीकरण तैयार हो जाता है। बात क्लियर हुई? तो उसी प्रकार फिर अगला जब स्टेप बनाओगे क्या करोगे, जब अगला स्टेप बनाओगे अब देखो R1 यहाँ पे हो जाएगा अलग और R में भाग देना होती है, इसी से इसमें भाग देनी होती है। तो मान लेते हैं शेषफल आता है Q3, Q2 आता है और रिमाइंडर आता है आपका R2। अब इस वाली बात को आपको दर्शाना होगा तो इस वाली बात को किस तरह दर्शाओगे, वही ईडीएल से, ईडीएल से। जब ईडीएल से दर्शाओगे तो वहां से क्या मिलेगा, R बराबर, किसके बराबर, R बराबर बी क्यू, यानी बी के स्थान पे अब क्या है, यहाँ पे बी के स्थान पे R1 है, बोलो भाई R1 है, और Q के स्थान पे Q2 है प्लस R के स्थान पे R2। यहाँ से अगला समीकरण तैयार है। यानी कहने का अर्थ यही है कि उन्होंने बताया जी कि जब आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ दो संख्याओं का निकालते हो, क्या निकालते हो, दो संख्याओं का जब एचसीएफ निकालते हो तो यहाँ से बात क्या बनती है,
आप स्टेप बाय स्टेप भाग देते हो ना, तो भाग देने का अर्थ यही होता है जब तक आपका रिमाइंडर सुनना नहीं आता तब तक उसको आपको भाग विधि से लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ को निकालते रहते हो। तो निकालने का अर्थ यही है कि जय स्टेप में आपकी भाग जाती है उतने स्टेप में आपको क्या रखना होगा, ईडीएल लगाना होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना होगा। तो यहाँ से आपके पास यह रिजल्ट प्राप्त होगा। तो यहाँ से पता चला ना शेषफल आर आया, तो शेषफल आर आया तो फिर आर से अब भाग देते हो इसमें, तो यहाँ से अगली पोजीशन बनती है। फिर अगली बार जब भाग देते हो तो पोजीशन यहाँ से बनती है, यानी यह क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपका शेषफल 0 नहीं आता। बात समझ में आई? तो बात जब समझ में आई तो आगे चलते हैं। आगे क्या आता है आपके पास, अब देखो इसको करने के लिए स्टेप बाय स्टेप किस तरह से किया जाता है, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आ जाओ। देखो आपके पास प्रथम स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, जब आपके पास यानी जब आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालते हो तो आपके पास दो नंबर होते हैं, एक नंबर आपका ए होता है और बी से आप क्या करते हो, भाग देते हो। बात समझो थोड़ी सी। जब मान लेते हैं आपका पहली कंडीशन में r बराबर 0 मिल जाता है, जब देन माने जब r इज इक्वल टू 0, क्या r इज इक्वल टू 0, देन a and b HCF, देन तब a कामा b HCF क्या होगा, b होगा। बात समझ में आई? थोड़ी सी ध्यान देना। स्टेप अगर पहला ये निकल के आता है कि जब r इज इक्वल टू 0, यानी जब आपका रिमाइंडर 0 आता है, यानी पहली कंडीशन में जब आपका रिमाइंडर यानी आपने a में भाग दिया किससे, b से भाग दिया, तो मान लेते हैं q बार भाग जाती है और शेषफल 0 कब आएगा, जब यह भी a होगा तब ना आएगा, इसको भी a होना पड़ेगा तब यहाँ पे 0 आएगा। यानी आपने भाग किससे दिया है कि पूरी तरह से चली गई, यानी यही अर्थ होता है ना एचसीएफ तब तक निकालते हो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो रिमाइंडर जब 0 आ गया तो उसी के जिससे आपने भाग दिया था वही आपका क्या आता है, शेषफल, वही आपका एचसीएफ आता है। तो आपने देखा कि a को b से भाग दिया गया तो r अगर 0 तुरंत मिल गया तो देन a एंड b का एचसीएफ क्या होता है, जिससे भाग देते हो वही आपका एचसीएफ। बात समझ आई ना? अगला स्टेप क्या कहता है, अगला स्टेप नंबर सेकेंड, स्टेप आपका सेकेंड आता है। स्टेप आपका सेकेंड यह कहता है कि अगर व्हेन मैनेजर r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जब r इज नॉट इक्वल टू 0 देन माने तब a एंड b HCF। अब देखो भाई थोड़ी सी ध्यान देना, आपके पास वही समीकरण बनता चला जाएगा। कौन सा समीकरण, जब आपने r इज नॉट इक्वल टू 0 लिया तो क्या होता है कि आपकी भाग और एक स्टेप और बढ़ती चली जाएगी। जब एक स्टेप और बढ़ेगी तो वहां से बात समीकरण क्या बनती है, वहां से समीकरण यह बनने लगेगा। देखो थोड़ी समझो बात को, यानी आपने क्या किया, a में भाग दिया किससे, b से भाग दिया, तो मान लेते हैं भाग गई q बार और रिमाइंडर आया r, तो यहाँ पे r इज नॉट इक्वल टू 0, तो यानी r जो है 0 के बराबर नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो फिर एक बार भाग जाती है, तो यहाँ से भाग जाएगी तो b में देना होगा। अब रिमाइंडर आपका आएगा q1, अब मान लेते हैं यहाँ पे शेषफल 0 आ जाता है। बोलो भाई, जब यहाँ पे शेषफल आएगा 0 तब क्या कहोगे आप लोग, तब यहाँ से एक समीकरण बनता है। कौन सा समीकरण, समीकरण यह तैयार होता है कि किसके बराबर, यानी यहाँ इस वाले समीकरण को आप लिख सकते हो ना कि क्या, इसका समीकरण क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस का r। तब जब इस अगला समीकरण आप लोग बनाओगे तो अगला समीकरण क्या होगा, r यानी b बराबर r(q1) प्लस r1, यही समीकरण तैयार होगा। और समझो थोड़ी सी,
यानी आपने एक बार भाग दिया तो भागफल अगर 0 आ गया तो बात तो आती है जिससे आप भाग दिए वही आपका क्या हुआ, एचसीएफ हो गया। अगली कंडीशन ये निकल के आती है कि जब आपके पास r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जब r जो है शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं मिलता है तो आपके पास एक कंडीशन तो यहाँ मिलेगी जब आपने पहली बार भाग दिया। जब पहली बार भाग दिया तो यहाँ पे लगाओगे ना आप a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो वही बात फिर सेकेंड वाले में आएगी। जब r इज नॉट इक्वल टू 0 तो फिर r से भाग देते हो q1 बार भाग जाती है तो मान लेते हैं शेषफल यहाँ पे 0 मिल जाता है, यानी सेकेंड वाली जब भाग देते हो तो वहाँ पे शेषफल में 0 मिल जाता है। तो यहाँ से आपके पास इसको दर्शाने के लिए आपके पास यह समीकरण मिल जाता है। बात क्लियर हुई ना? तो आगे चलते हैं। तो आगे अब अगली बात निकल के आती है जब आपके पास क्या 2 से 3 नंबर होते हैं, मान लीजिए दो का आप तो भाग विधि से कर सकते हो, लेकिन जब 3 नंबर मिल जाते हैं, 4 नंबर मिल जाते हैं, 5 नंबर मिल जाते हैं, तब उनका कैसे एचसीएफ निकालते हो, समझो बात को। यानी उनका एचसीएफ निकालने के लिए आपके पास स्टेप अगला आता है, मान लेते हैं स्टेप नंबर 3। तो स्टेप 3 क्या कहता है कि जब आपके पास 2 या 3 नंबर हम मान लेते हैं A, B, C 3 नंबर है, इनका आपस में एचसीएफ निकालना है। क्या करना है? इनका अगर एचसीएफ निकालना है तो क्या करते हो आप लोग कि पहले किसी दो का मान लेते हैं, इन्हीं दो का आपस में निकाल लेते हैं, यानी कि इन्हीं दो का आपस में निकालोगे तो इनसे निकालने के बाद जो एचसीएफ प्राप्त होगा, बात समझो, यानी इनसे इन दोनों से जो एचसीएफ प्राप्त होगा उसी एचसीएफ का अब इनसे भिड़ा देना, इसके साथ अब भाग देना। तो यहाँ से जो टोटल एचसीएफ निकल के आता है, यानी ओवरऑल क्या बोलते हो, ओवरऑल जो एचसीएफ निकलेगा वही आपका आंसर होगा। बात समझे क्या? इसे आ जाते हैं थोड़ी सी एग्जाम्पल के रूप में। तो एग्जाम्पल में जब आओगे, मान लेते हैं आपके पास 45 है, 50 है, फिर 25 है, यही 3 नंबर है। तो इनका आपको क्या करना है, वही ना एचसीएफ निकालना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो देखो भाई, यहाँ से अगर आपको कहेगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या करो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालो, तो आपको क्या करना होगा, प्रत्येक स्टेप में आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना पड़ेगा। तो जब लगाओगे तो देखो भाई, सबसे छोटा नंबर आपको उठाना होगा, 25 है, 25 से भाग देने होंगे उससे बड़े नंबर में 45, समझो बात को। तो 25 से कम 25 होगा, तो यहाँ से बात क्या निकलेगी, 0 आएगा, फिर 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा। अब क्या करते हो, फिर अभी तो कटा नहीं, शेषफल 0 नहीं आया तो आपको आगे भाग देनी पड़ेगी। तो जब आगे भाग देनी पड़ेगी तो 0 में 25 में देना होगा, तो 20 से कम 20 होगा, यहाँ से आपका शेषफल आएगा 5, समझे बात को। अब क्या होगा, फिर अगली बार भाग जाएगी 20 में, तो 5 चौक को 20 आता है, तो 20 कट गया तो शेषफल 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ गया तो जिससे भाग कटी, यानी जिसके द्वारा 0 आया वही आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ वाला। अभी ये पूरा एचसीएफ नहीं आया, अभी तो आपके पास 50 रुका है ना। अब क्या करोगे, इसी 5 से 50 में भाग देना होगा, 5 को 50 में जब भाग दोगे तो 15 में 50 होता है, ये अभी शेषफल, यानी टोटल जिसे आप बोलते हो ना ओवरऑल एचसीएफ कितना निकला, 5 निकल के आ गया। यही होती है आपकी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालने की विधि। बात समझ में आई ना? तो देखो, ये तो यहाँ तक तो एचसीएफ 5 आ गया, लेकिन आपको यहाँ से बात ध्यान देनी होगी। बात ध्यान क्या देनी होगी, ध्यान देने वाली बात यही होगी कि आपको प्रत्येक जब भी भाग दिए हो वहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना जरूरी होगा। यानी आपने एक भाग तो यह दिया, एक भाग आपने यह दिया, एक भाग आपने यह दिया, तो तीनों जगहों पर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। यानी यूक्लिड डिवीजन यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखो भाई, आपके पास जब यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे ए आपका यह हो गया, बी आपका यह हो गया, क्यू आपका यह हो गया, आर आपका यह हो गया। तो यहाँ से जब 45 बराबर निकालोगे
तो 45 बराबर क्या लिखोगे, b गुणे 1, b बोले तो 25 है, 25 में आपका 1 का गुणा करना है, बाद में क्या जोड़ना है, 20 को ऐड करना है। बात क्लियर हुई? तो ठीक है, अगली बात आती है आपके पास, यानी अगली बात क्या आती है, जब इस पे लगाओगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा से, फिर यहाँ पे भी यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यानी आपको फुल फॉर्म नहीं पूरा फुल फॉर्म लिखते जाना ना, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, हाँ प्रमेयिका से यहाँ पे लिखोगे, थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के सामने। तो देखो अब आपके क्या करोगे, 25 बराबर निकालना होगा, तो 25 बराबर जब निकालोगे तो 20 गुणे 1 होगा, प्लस में क्या करना होगा, आपको 5 को जोड़ना होगा। तो यहाँ से सेकंड वाले भाग का आ गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। फिर जब लास्ट वाले भाग का निकालोगे तो यहाँ से बात चलती है ना, क्या 20 बराबर क्या मिलता है, 5 गुणे 4 प्लस का 0, यानी यही आपकी लास्ट वाली पोजीशन होगी, ये आपकी सेकंड वाली, ये फर्स्ट वाली। यानी इससे जब आपको कहेगा ना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो आपकी यह आती है टाइप फर्स्ट में। कौन सी आती है, टाइप फर्स्ट के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। बात समझ में आई ना, या टाइप फर्स्ट का यहाँ से एक नंबर में पूछता सवाल। तो भाई बात क्लियर हुई, तो चलते हैं अगली पोजीशन पे। अगला सवाल, अगली पोजीशन क्या है आपकी, तो देखो भाई यहाँ से तो बात क्लियर हुई कि आपके पास 2 पॉजिटिव नंबर हैं, उनसे भाग देते हो, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप क्या करते हो, एचसीएफ ज्ञात करते हो। तो वहाँ से बात निकली, जब आपके पास 2 से 3 नंबर होते हैं, 2 से 2 नंबर होते तो आप आसानी से भाग दे देते हो, लेकिन जब 3 नंबर मिल जाते हैं एक साथ, तो उनका कहेगा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, तो उनका एचसीएफ ज्ञात करने के किसी 2 का पहले एचसीएफ ज्ञात करो, फिर वहाँ से जो एचसीएफ निकलता है उसका तीसरे वाले नंबर से भाग देकर वहाँ से ओवरऑल एचसीएफ ज्ञात कर सकते हो। अच्छा, तो बात आती है अगली बात की। अगली बात क्या थी इसमें, अगली बात यही थी कि अब देखो क्या कहता है अगली टाइप, सेकंड टाइप में पूछता है आपके पास, टाइप सेकंड क्या कहता है कि मान लेते हैं 2 नंबर है कोई, मान लेते हैं 2 नंबर है कोई आपके पास, पूछता है ना कि वह बड़ी से बड़ी यानी वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसे भाग देने के बाद रिमाइंडर यह फला प्राप्त होता है। इसे मान लेते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए आपके पास 2 नंबर से भाग दिए, तो आपके पास अब मान लो ना कि कोई संख्या आपके पास सेकंड पोजीशन क्या कहता है, सेकंड में एचसीएफ ज्ञात करना है, तो सवाल इस तरह से पूछेगा कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे a, b में भाग देने पर जो रिमाइंडर आता है वह रिमाइंडर मान लेते हैं d, a, b, c है और d क्या है, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे a और b से भाग देने पर प्रत्येक दशा में रिमाइंडर 3 व c व d आते हैं। क्या आते हैं, c व d आते हैं। इस तरह से आपको पूछता सवाल में कि कहता है वह बड़ी से बड़ी बोल देगा या बोलेगा वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे a और b से भाग देने पर प्रत्येक दशा में c और d रिमाइंडर आते हैं। तो c और d रिमाइंडर आते हैं तो वह संख्या क्या हो सकती है, तो वह संख्या ज्ञात करने के लिए अब पूछना बड़ी से बड़ी, तो जब बड़ी से बड़ी कहेगा तो आपको क्या करना होगा, एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो एचसीएफ ज्ञात करने से पहले आपको पता है ना कि रिमाइंडर c व d आ रहा है। जब रिमाइंडर c व d आ रहा है तो इसका अर्थ यही है कि भाग पूरी तरह से कटी नहीं, यानी भाग जो आपने दिया है तो वहां से रिमाइंडर क्या आया है, c आया है और d आया है। तो c और d आने का अर्थ यही है कि भाग पूरी तरह से विभाजित नहीं हुई है, तो विभाजित नहीं हुई है तो आपके पास नंबर है ना a और b, उसी में से क्या करते हो, c को माइनस कर देते हो, c और d को, यानी क्रमशः बोलता है यहाँ पे, क्रमशः जब बोलेगा तो क्रमशः जब बोल देगा तो आपको पता होगा एक यहाँ a पहले है तो यहाँ c पहले है, यहाँ b बाद में तो वहाँ d बाद में, तो यानी a का रिमाइंडर c है और b का रिमाइंडर d। बात समझ में आई है? तो मान लेते हैं a में से c को घटाने के बाद ओरिजिनल नंबर प्राप्त होता है आपका p और q। क्या प्राप्त होता है, p और q। तो इसी का आपको क्या करना होगा, HCF ज्ञात करना, इसी का आपको HCF ज्ञात करना होगा।
बात समझ में आई? बात समझ में क्या आई? इसमें कहता है कि आपके पास दो नंबर इस प्रकार से हैं कि यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भाग देने के बाद यानी ए और बी से भाग देने के बाद प्रत्येक दशा में रिमाइंडर सी व डी आता है। तो जब सी व डी आता है तो आपके पास ए का रिमाइंडर सी है, बी का रिमाइंडर डी है। तो ए में से आपको सी को घटाना होगा, बी में से आपको डी को घटाना होगा। तो जब घटाओगे तो क्या मिलेगा? एक ओरिजिनल नंबर प्राप्त होगा। इसी ओरिजिनल नंबर का आपको क्या करना होगा? एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो लिखते हैं एक सवाल, थोड़ा बनाते हैं सवाल को। आ जाओ भाई, क्वेश्चन इसी के बेस पे लगाने की कोशिश करते हैं कोई सवाल। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 9 और 11 बड़ा नंबर ले लो, मान लेते हैं 44 और 56 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 व 6 शेष प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। बात समझ में आई? कहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या थी जो 44 और 56 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 व 6 शेष आते हैं। तो हमने उस प्रकार सवाल लिया, यानी आपके पास ए नंबर है, बी नंबर है, सी और डी उसके शेषफल आते हैं। तो आपके पास देखा ना, तो 44 का शेषफल 4 है, 56 का शेषफल 6 है। तो आप क्या करोगे? 44 में से अगर आप 4 को घटाते हो, -4 करोगे तो कितना आएगा? 40 आ जाएगा। अब आप 56 में से 6 को घटाना होगा, -6 करोगे तो कितना आएगा? 50। अब इन्हीं दोनों को आपको क्या करना होगा? एचसीएफ ज्ञात करना होगा। जब एचसीएफ ज्ञात करोगे तो या तो आप फैक्टर वाला विधि लगा लो या तो आप भाग वाली विधि। तो जब भाग वाली विधि लगाओगे तो आपको करना क्या होता है? आप छोटे नंबर से बड़े नंबर में भाग देते हो। 40 का 50 में जब भाग दोगे तो क्या मिलेगा? 40 एकम 40, बोलो भाई, 40 एकम 40 तो आएगा 10 ना। अब क्या करोगे? 10 से 40 में भाग दोगे तो 10 चौक को 40 आ जाएगा। यहाँ से मिला ना आपका शेषफल 0। जब शेषफल 0 आ गया तो आपके पास एचसीएफ क्या निकला? 10 निकला। अब देखो भाई, 10 जो है वह क्या करता है? जब आप 44 में भाग देते हो तो 44 और 56 में भाग देते हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 44 और 56 में भाग देंगे तो यहाँ में रहेगा। में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 व 6 शेष छोड़ती है। ठीक, तो आपके पास एचसीएफ कितना आया? यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या आपकी 10 आ गई। तो 10 से क्या करोगे आप? अगर 44 में भाग दोगे और 10 से आप 56 में भाग दोगे तो देखोगे ना कि जब 44 इसमें भाग दोगे तो 4 शेष आएगा लास्ट में। जब यहाँ पे भाग दोगे तो लास्ट में 6 शेष आएगा जरूर। तो वही कह रहा है कि आप 44 और 56 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 व 6 शेष प्राप्त होते हैं। बात समझ में आई? तो ठीक है, इससे एक और सवाल पूछ देगा। क्या पूछ देगा? सवाल है यहाँ पे, देखो थोड़ी सी बात ध्यान देना। सवाल इस तरह से पूछ सकता है, इसमें 3 4 शेष अगर ले लेता है, मान लेते हैं एक नंबर और बढ़ा देता है। यहाँ पे देखो ना 56 है, 44 है और मान लेते हैं अगला नंबर ले लेता है 35। तो कहता है प्रत्येक दशा में घटाने के बाद 5 4 व 6 शेष प्राप्त होते हैं। तो जब 3 नंबर दे देगा तो आपको पता है ना कि यह वाला 35 का है, यह आपका 44 का है, यह आपका 56 का है। तो उसी तरह से बारी बारी घटाओगे आप लोग। जब बारी बारी से घटाओगे तो क्या मिलेगा? यहाँ से आपको 5 घटाना होगा, यहाँ से आपको 4 घटाना होगा, यहाँ से आपको 6 घटाना होगा। बात समझे? तो यहाँ घटाओगे तो 50 आएगा, यहाँ घटाओगे तो 40 आएगा, यहाँ घटाओगे तो 30 आएगा। अब इन्हीं तीनों का आपको क्या करना होगा? एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो 3 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 2 का निकालो, इन दोनों का,
फिर यहाँ से जो HCF निकल के आता है टोटल, जब यहाँ से HCF जो भी निकलेगा उसका इससे भाग देना, अगर वह पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है तो यही उसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। बात समझ में आई? तो बात समझ में क्या क्या आई आप लोगों ने अभी देखा कि प्रीवियस में चलते हैं थोड़ी सी। प्रीवियस में यही था कि आपने कुछ पीछे बीती बातों को देखा कि आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया था तो आपके पास a बराबर BQ प्लस R आया था। तो वहां से सवाल पूछता है कि क्या पूछता है कि दर्शाइए कि 2m जो होगा वह सम संख्या होगा और 2m प्लस 1 जो होगा वह भी सम संख्या होगा। तो आप लोगों ने m को क्या माना था, पॉजिटिव नंबर माना था। जब पॉजिटिव नंबर मानोगे तो वहां से m के मान हो सकते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकते हैं। तो जब रखोगे वहां से तो आप कुछ भी मान रखो, x y z को भी मान कुछ भी मान रखोगे तो वहां से जो भी फॉर्म निकलेगा यानी 2m यानी m के स्थान पे आप जो भी रखोगे तो वहां से आपको सम संख्या प्राप्त होगी, और 2m प्लस 1 के स्थान पे m का मान रखोगे तो वहां से आपको विषम संख्या प्राप्त होगी। आगे बात आई थी आपकी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी एल्गोरिथम का अर्थ ही होता है कि किसी काम को स्टेप बाय स्टेप करते रहना। जब करते रहोगे तो वहां से a को b के भाग देना है। तो जब पहली बार भाग दिया तो आपने r रिमाइंडर आया तो वहां से EDL आपने फार्मूला लगाया। फिर अगर आपका रिमाइंडर शेषफल 0 नहीं आता है तो फिर आप भाग देते हो। तो सेकेंड बार जब भाग दिया तो आपके पास यह बात निकल के आई। आपके पास इसी तरह से भाग चलती है जब तक आपकी रिमाइंडर 0 नहीं आता है। आगे चलते हैं। आगे बात क्या आती है कि स्टेप बाय स्टेप आपको करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप अगर आपका जब r यानी जब आप पहली स्टेप पे भाग देते हो तो वहां से शेषफल अगर 0 आता है तो जिससे भाग दिए रहते वही आपका क्या होता है, HCF होता है। अगर दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन में यह बात आती है कि अगर आपका पहली कंडीशन में जो शेष r है वह 0 नहीं होता है लेकिन सेकेंड वाली कंडीशन में r 0 हो जाता है तो वहां से यह समीकरण बनता है ना, क्या बनता है, a बराबर BQ पहले वाली भाग के लिए और दूसरी वाली भाग के लिए RQ1 प्लस 0 यानी शेषफल यहाँ पे 0 हो गया। बात समझे? तीसरा स्टेप यह था कि आपके पास 3 नंबर होंगे, यानी जब आपके पास 2 नंबर है तो वहां से आप भाग दे लेते हो, लेकिन जब आपके पास 3 नंबर मिलते हैं तो उस 3 नंबरों का कैसे किस प्रकार से भाग दिया जाता है। तो पहले आप 2 नंबर का आप HCF निकालते हो, फिर जो HCF निकलता है उससे इसमें भाग देते हो। जब भाग देते हो तो यहाँ से ओवरऑल क्या होता है, HCF निकल के आता है जो आपका आंसर होता है। बात क्लियर हुई? आगे चलते हैं। आगे क्या था, यहाँ आपके पास एग्जाम्पल यही था कि आपके पास अगर 3 नंबर है तो वहां से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से किस प्रकार से। तो भाई जब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कहेगा तो आपको यह बातें लिखनी जरूरी होंगी तब नंबर मिलेगा। अगर उसे सिंपल से कहेगा तो आप सिंपलेसिव फॉर्म में आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से लगा सकते हो, तो वहां से आपका जो HCF आएगा आपका उत्तर होगा। अगली बात आती है, यह इंपॉर्टेंट वाली बात है। यहाँ से आपके वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सवाल आते हैं और आपके जो क्लास 10 का उसमें पूछा जाता है, यानी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ से आपको लैंग्वेज वाइज सवाल देगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए कि जिस समय भाग देने के बाद माने मान लेते हैं वह संख्या A और B है तो भाग देने के बाद क्रमशः C व D शेषफल छोड़ती है। तो शेषफल जब छोड़ती है तो उसका अर्थ यही है कि वह भाग पूरी तरह से कटी नहीं है। तो भाग कब कटेगी, जब आप उस शेषफल को उस संख्या से घटाओगे तो A में से C जाएगा तो मान लेते हैं P आता है, B में से T घटाओगे तो आपका Q आता है, तो वहां से HCF फाइंड करते हो तो जो भी निकलता है वही आपकी संख्या होती है। तो आपने उदाहरण देखा 2 अंक वाला भी 3 अंक वाला भी, ठीक ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हुए चलेंगे। अगली वहां से टॉपिक निकल के आती है आपकी कौन सी, यानी आपको HCF किस तरह से और निकालने के लिए पूछ सकता है सवाल में। तो बस आप लोगों ने 2 टॉपिक समझा, तो समझ में आएगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करें। और हाँ, PDF को प्राप्त करने के लिए हमारे जो टेलीग्राम मतलब वही यूट्यूब क्या बोलते हैं, विकास ट्यूटोरियल ऐप है, विकास ट्यूटोरियल आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। सर्च लीजिए का उस तरह से लोगो होगा तो वहाँ से आप लोग वहाँ से सर्च करके वहाँ से PDF प्राप्त करते हो। धन्यवाद।